गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग हिंदी फर्स्ट जो हमारी गरिमा हिंदी पाठमाला है उसका हम चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर हमारा न्यू है, चैप्टर है 4 अंतरंग पत्राचार। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि अंतरंग पत्राचार होता क्या है। अंतरंग पत्राचार का अर्थ होता है जो हम निजी पत्र अर्थात जब हम कोई किसी अपने मित्र को या है अपने या रिलेशन में जो है हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनको जब हम कोई लेटर लिखते हैं, पर्सनल लेटर लिखते हैं, उन्हीं को कहा जाता है अंतरंग पत्राचार अर्थात जो निजी पत्र होते हैं। ठीक है, अब इस पत्र में हम जानेंगे कि कौन किससे बात कर रहा है, उसके मन की जो भावनाएं हैं, जो विचार है, आपस में कौन बात कर रहा है, कैसे समझा रहा है, ये चीज़ आज हम इसके अंदर देखेंगे। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इसमें। अब देखिए पत्र में पहले इसमें देखिए बेटा 2 पत्र दे रखे हैं। ठीक है, 2 पत्र हैं जिसमें पहला पत्र जो है रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये जो इमेज दिख रही है वो कौन है? जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर को अपने प्रिय मित्र या अपने जो घनिष्ठ मित्र होते हैं उनको ये पत्र लिखा है। एक पत्र तो ये है और दूसरा पत्र है जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। किसको? जगदीश चंद्र बसु को उन्होंने ये पत्र लिखा है। अब देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में या फिर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपने पहले भी पढ़ चुका होगा। अगर नहीं पता हो तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि जन गण मन के जो रचयिता है, ठीक है, जन गण मन के जो रचयिता है वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर भी आप इनको कह सकते हो। ये दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र हैं और इन्होंने आपस में अपनी पर्सनल बातें, जो निजी जो बातें होती है वो आपस में उन्होंने डिस्कस की है इसी पत्र में। अब देखिए इन दोनों ये जो घनिष्ठ मित्र हैं कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर और जगदीश चंद्र बसु। इन दोनों की आपस की बातें इसके अंदर है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर है वो एकमात्र ऐसे भारतीय रचनाकार है जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, और जगदीश चंद्र बसु जिन्होंने हमें सर्वप्रथम हमें क्या ज्ञात करवाया था? वनस्पतियों में भी क्या होता है? प्राण होता है, अर्थात जो प्रकृति में जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी क्या होता है? प्राण होता है। तो उन्होंने सर्वप्रथम ये खोज की थी और हमें इनके बारे में उन्होंने हमें बताया था। ठीक है, अब पत्र पर आ जाते हैं। अब पहला पत्र जो है हमारा इसके अंदर जो पत्र चैप्टर जो 4 है उसमें पहला पत्र दे रखा है। वो पत्र किसने किसको लिखा है? रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम जगदीश चंद्र बसु ने। उन्होंने आपस में बात की है, वे दोनों बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। और जगदीश चंद्र बसु जो है वो कहाँ पर है? विदेश में, अर्थात वे कहाँ है? इंग्लैंड में है। और इंग्लैंड में होने के साथ साथ वो अपने वहाँ पर गए किस लिए थे आगे हम देखेंगे। वे कहाँ गए, किस लिए गए थे? वहाँ पर अपना इलाज करवाने, ऑपरेशन करवाने गए थे। उससे पहले वे रविंद्रनाथ ठाकुर से आपस में टच में थे। 2-3 साल की उनकी अच्छी सी मित्रता थी, घनिष्ठ मित्रता थी। वे आपस में अपनी बातों को, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु रविंद्रनाथ टैगोर घनिष्ठ मित्र होने के साथ में क्या करते थे? अपनी मनोदशाओं को आपस में, अपने मन के जो विचार थे, जो भाव थे, वे आपस में क्या करते थे? आपस में बांटते थे वे अपने मन के सारे विचारों को। और जो जगदीश चंद्र बसु जो थे उनके हृदय में भारत के लिए बहुत ही उनके लिए भारत में बहुत ही विचार ऐसे थे कि वो क्या चाहते थे। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। विदेश में रहकर उनकी चाह क्या थी? स्वदेश आने की। अर्थात वे कहाँ रह रहे थे? इंग्लैंड में रह रहे थे बेटा। और इंग्लैंड में रहकर वे अपने किसी काम के लिए वहाँ गए थे, अपना ऑपरेशन करवाने। तो वापस वे भारत आना चाहते थे, लेकिन भारत आने की उनकी जो मनोदशा थी उसमें वो क्या थे? कंफ्यूज थे। क्यों कंफ्यूज थे? कि वो भारत आए या नहीं आए। अगर वो स्वदेश लौटेंगे तो उनके सामने ऐसी बहुत सी बाधाएं आएगी। अब वो बाधाएं हैं जिनका उन्होंने इस पत्र के अंदर जिक्र नहीं किया। कैसी बाधाएं थी? जो चाहते थे कि स्वदेश में आकर उनके सामने पैदा होगी। तो उनकी चाह ये तो थी कि वो स्वदेश आए। तो इसके लिए वो किससे डिस्कस करते थे? अपने घनिष्ठ मित्र। उनका घनिष्ठ मित्र कौन था? रविंद्रनाथ ठाकुर। उनको ये पता थी कि मैं जब स्वदेश लौटूंगा तो मुझे कोई ना कोई मुश्किलें ज़रूर आएगी। अब मुश्किलें क्या थी ये हमें बताया नहीं गया इस पत्र के अंदर, लेकिन वो आपस में बातचीत करते थे और अपनी सारी मनोदशाएं
आपस में बांटते थे कि अगर मैं इंग्लैंड में हूँ, स्वदेश आता हूँ, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं भारत के लिए ऐसे विचार थे, उनके मन में कुछ ऐसा बैठा हुआ था कि नहीं, मुझे स्वदेश ही आना है, मैं यहीं पर अपना आकर कार्य, अर्थात वो जो भी उसके बाद जब वो ऑपरेशन करवाने के लिए जाने वाले थे, उससे पहले वो क्या चाहते थे कि मेरे जो छोटे मोटे जो काम हैं, ठीक है, उनके कोई ऐसे कार्य हो गए जो उनको इंग्लैंड में रहकर कुछ ऐसे रिसर्च या फिर खोजें कह सकते हो, कोई ऐसी खोज करना चाहते थे, तो उनको पूर्ण करके उसको अंतिम विराम देकर ही वे ऑपरेशन करने जाना चाहते थे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पत्र। दूसरा पत्र है जगदीश बसु के नाम रविंद्रनाथ ठाकुर का। ठीक है, पहले तो जगदीश बसु ने क्या लिखा था, रविंद्रनाथ को। अब रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने घनिष्ठ मित्र जगदीश बसु को अपना ये पत्र लिखा है। अब पत्र लिखने से पहले सबसे पहले उन्होंने अपने मित्र को कहा बंधु। बंधु का अर्थ क्या होता है, जो मित्र का पर्यायवाची होता है बंधु। तो उन्होंने ये संबोधित करके कहा कि बंधु कि तुम्हारा मुझे चित्र मिल गया है, अर्थात उन्होंने अपनी एक फोटोग्राफ जो थी रविंद्रनाथ ठाकुर को भेजी। तो वहाँ भेजने के बाद में उन्होंने जब बात की उस पत्र के माध्यम से, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं शांति निकेतन में रह रहा हूँ, वहाँ पर सोचता हूँ कि वहाँ पर क्या खोलूँ, एक ऐसा विद्यालय खोलूँ, एक ऐसा स्कूल खोलूँ जिसमें अमीर गरीब का कोई फासला नहीं हो, सभी को वहाँ पर समान तरीके से शिक्षा प्रदान की जाए। ये बात उन्होंने उस पत्र के माध्यम से कहा। उन्होंने यह भी बताया कि हम पर कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण हम ऐशो आराम का जीवन जीते हैं और बंधन मुक्त हो गए हैं। बंधन मुक्त हो गए अर्थात वो क्या कहते हैं कि हम स्वदेश में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर कर के हम ऐसे हो गए हैं कि अर्थात हमारा जो जीवन है वो कैसा हो गया, ऐशो आराम युक्त हो गया। ऐशो आराम मतलब वो सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेंगे, कुछ इस प्रकार का जॉब मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, हमारा जीवन कैसा हो गया, ऐशो आराम से युक्त हो गया है। तो हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। बंधन नहीं मतलब कोई इस प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है कि हमें आगे बढ़ के क्या करना है, आगे हमारा जीवन कैसा होगा, हमें ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। सादगी धारण ना कर हम भारतीय नहीं रहे। ठीक है, हम सादगी धारण अर्थात हम हिंदी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो तौर तरीका है, बोलने का जो विचार है, वो सारी चीज़ें कैसी हो गई है, भारतीय नहीं रही है। ठीक है, जैसे एक भारतीय व्यक्ति होता है, सभ्य जैसे होता है, वैसे उनकी स्थिति नहीं रही है। उसके बाद अंतिम में लिखते हैं कि आज जब तुम्हें ये पत्र मिलेगा, ठीक है, जब ये तुम्हें पत्र मिलेगा तो उसके थोड़े समय बाद ही मेरी जो पुत्री है, ठीक है, उसका नाम क्या था, रेणुका, तो उसका क्या है, विवाह है। और विवाह किसके साथ में हो रहा है, वो पत्र के माध्यम से अपने मित्र को बता रहे हैं। ठीक है, कि मेरी जो पत्नी है, मेरी जो बेटी है उसका विवाह है। ठीक है, उसका नाम है रेणुका, और वो लड़का जो है वो क्या है, डॉक्टर है, और विदेश में कोई डिग्री लेने आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा और बता दूं, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि जब ये पत्र उन्होंने उनको लिखा था तो उन्होंने बताया कि सरस्वती नाम की एक पत्राचार है। जिस प्रकार अभी राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, उसी प्रकार क्या था, सरस्वती नाम का एक पत्राचार था, उसमें उनकी एक कविता छपी थी, उनकी एक रचना छपी थी, तो उसके बारे में उन्होंने इस पत्र में बताया था। ठीक है, ओके। अब देखिए, आपने पत्र तो देख लिए कि पत्र कौन कौन से थे, किसको किसने लिखा है। ठीक है, अब देखिए हमारी जो हिंदी ग्रामर बुक है उसमें भी हमारा जो कोर्स है हिंदी ग्रामर का, उसमें भी क्या दे रखे हैं, पत्र दे रखे हैं। अब देखिए पत्र जो होते हैं बेटा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, कौन से पत्र होते हैं। ठीक है, तो हम देखिए हमारे जो कोर्स में क्या है, पत्र है, दो प्रकार के पत्र है। एक होता है औपचारिक, एक होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक। ठीक है, अब ये जो पत्र थे, जो हमने दो पत्र जो पढ़े रविंद्रनाथ ठाकुर का, जगदीश बसु वाला, ये जो पत्र थे वो कैसे थे, अनौपचारिक थे, अर्थात वो अपने मित्र को जब हम लिखते हैं या सगे संबंधियों को जब कोई ऐसा पत्र लिखते हैं वह कहलाता है हमारा अनौपचारिक। अब आज हम समझेंगे कौन से पत्र, हम समझेंगे औपचारिक, जो ऑफिशियल होते हैं, जो दफ्तर में या कार्यालय में या फिर आप स्कूल में हो, विद्यालय में हो और आपको अवकाश चाहिए, तब आप कौन सा पत्र लिखते हो, वह कहलाता है आपका औपचारिक पत्र।
ठीक है। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। औपचारिक पत्र होता कैसा है और किस प्रकार यह लिखा जाता है, समझाने के रूप में मैंने एक ये स्लाइड ली है ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सको। अब देखिए, ये आपकी कॉपी का पेज है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर होती है आपकी मार्जिन लाइन, रेड लाइन होती है ना पेपर में, ये मार्जिन लाइन हो गई है। अब ये जो है पोर्शन पूरा, ये जो जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो मार्जिन लाइन के पास में ही आता है। देखिए, हर एक पत्र को लिखने का कोई ना कोई एक फॉर्मेट होता है, तरीका होता है, जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब मार्जिन लाइन के पास में सेवा में आएगा, फिर प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापिका, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिखोगे। ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आएगी? मार्जिन लाइन के पास में। फिर यहाँ पर आप संबंधित विद्यालय का, या फिर आप अगर किसी ऑफिस में कार्य करते हो तो वहाँ पर अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक लेना है, वो आपका यहाँ पर उस विद्यालय का नाम आ जाएगा और उसका एड्रेस आ जाएगा। फिर विषय आएगा, विषय में आप क्या लिखोगे कि आप किस संबंधित, आप अवकाश के लिए कर रहे हो, या आपके मोहल्ले में आसपास में सफाई नहीं है, गंदगी है, आप उसके लिए लिख रहे हो, आपके विद्यालय में आपको किसी चीज़ की परेशानी है, लाइब्रेरी से संबंधित आपको कोई कार्य, बुक्स के संबंधित कार्य करवाना है, तो इसमें आप पहले आपका विषय उल्लेखित हो जाएगा। यहाँ पर आप विषय लिखोगे, टॉपिक क्या है। फिर ये संबोधन सबसे ज़्यादा मुख्य है, महोदय या महोदया जी, या फिर श्रीमान या फिर श्रीमती जी। ये संबोधन जो है कि आप जो है, ये जो प्रधानाचार्य अध्यापिका है उसको आपको ये करना है। उसके बाद में यहाँ पर पूरा विस्तार आ जाता है, पत्र का विस्तार या विषय वस्तु, ठीक है। इसके जस्ट नीचे 3 या 4 लाइन आप बताना जो चाहते हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको अवकाश चाहिए, आपको छुट्टी चाहिए, क्या काम आप करवाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद में समापन, समापन का अर्थ क्या होता है? जब आपका पत्र खत्म होने वाला होता है तो एक बार यहीं पर ये टॉपिक यहीं छूट जाता है, नेक्स्ट समापन आ जाता है। नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में समापन में आप लिख सकते हो कि धन्यवाद, आपने आशा है मुझे आप मेरे लिए करोगे या मुझे अवकाश प्रदान करोगे, तो यहाँ पर समापन आ जाएगा। धन्यवाद ज्ञापन, धन्यवाद यहाँ पर लिखा, आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आज्ञाकारिणी शिष्या, ठीक है, लड़की है या फिर लड़का, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। फिर अपना नाम, अपनी क्लास, अपना वर्ग आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, अनुक्रमांक रोल नंबर होता है, फिर आपकी डेट आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा पत्र का एक फॉर्मेट होता है। ये है हमारा औपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक पत्र है। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।